अफसाना है एक चमन पेठे वाले का। चमन एक ज़रात के देही इलाके में रहता था। चमन के पास एक जमीन का हिस्सा था जहां वो कद्दू की काश्तकारी करता था। जब कद्दू पैदा हो जाया करते थे तो वो उन्हें अपनी बीवी नलिनी को दे दिया करता और नलिनी उन कद्दुओं को काटकर शीरा बनाकर उसमें कद्दू डालकर शदीद आग में पकाती थी। तब जाकर चमन के मशहूर पेठे दस्तयाब होते। चमन इन पेठों को बाजार में ले जाया करता। पेठे ले लो, पेठे ले लो, आगरा के पेठे, चमन के लज्जतदार पेठे। एक बार खाओगे बार बार तलब लगेगी। चमन के लजीज पेठे। जैसे ही चमन मुनादी करता, आसपास के जितने भी खरीदार थे उसके पास दौड़े चले आते और बाजार के दूसरे खरीदारों को चमन बिल्कुल नागवार गुजरता। सबको चमन से हसद थी। चमन अक्सर ये तस्वुर करता, मेरे पेठे इसलिए अच्छे बनते हैं क्योंकि मैं कद्दू की शिद्दत से काश्तकारी करता हूँ। एक बार चमन अपने घर लौट रहा था कि अरे चमन मेरे बच्चे, अरे मामू जान आप, कितने दिन से मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। अब जाकर तुम्हारे दीदार हुए हैं। चलो घर तशरीफ ले चलते हैं। चमन अपने दूर के मामू जान के साथ उनके दौलत खाने गया। पल्लवी, जरा पानी लाओ बेटा। अभी पेश करती हूँ बाबा जान। पल्लवी बेइंतहा हुस्न की मलिका थी। जब वो पानी लेकर आई तो चमन उसको हैरान ज़दा देखता ही रह गया। अरे बेटा सिरे आप करो। जी मामू जान। और बताओ सब खैर खैरियत से है? कारोबार कैसा है? आपकी दुआओं से सब कुछ उम्दा है। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे निकाह को 10 साल हो गए, अब तक तुम्हें कोई फर्जंद नहीं है। मैं भी उसी रोज का मुंतजिर हूं जब मेरे घर में विलादत की गूंज सुनाई देगी। तो मुश्किलात क्या है? दूसरा निकाह कर लो। मुझे कौन लड़की देगा? बरखुरदार हाँ तो बोलो, मैं तुम्हें अपनी दुख्तर देने के लिए राजी हूं। चमन को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। चमन घर गया और उसने नलिनी की तरफ देखा। एक नलिनी है जो बदनजर है और उसके चेहरे पर राशे भी हैं, और एक पल्लवी है जो हसीन जमील है। गुज़िश्ता रोज बाद चमन और पल्लवी का निकाह हो जाता है। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं और अपने शौहर की दूसरी बीवी देखकर नलिनी ज़रो-ज़ार अश्क बहाने लगी। मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया था जो आपने दूसरा निकाह कर लिया? तुमने मुझे अब तक औलाद से महरूम रखा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी वजह है। अब दफा हो जाओ मेरे घर से। नलिनी रोते हुए वहां से निकल गई। चमन की दूसरी बीवी पल्लवी हमेशा अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाए रहती। चमन को पल्लवी बेइंतहा शौक नजर थी। फिर एक रोज, ये कद्दू लो और पेठे बना दो। कल से मैं वापस पेठे फरोख्त करने जाऊंगा। जी बिल्कुल। पल्लवी ने फिर कद्दू काटे और शीरा बनाने लगी। या अल्लाह, इसके तपिश से तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इन सभी को डाल देती हूँ, बाद में बंद कर दूंगी। पल्लवी ने कद्दुओं को शीरे में डाला और छोड़ दिया। दूसरे दिन चमन पूरा पेठा लेकर बाजार में फरोख्त करने गया और हमेशा की तरह जैसे ही उसने मुनादी की, वैसे ही सारे खरीदार उसकी ओर खींचे चले आए।
पेठे ले लो, पेठे पेठे ले लो। आगरा के पेठे, चमन के लज्जतदार पेठे। एक बार खाओगे बार बार तलब लगेगी। चमन के लज्जतदार पेठे ले लो। चमन घर गया। सारे पेठे बिक गए, और बना दो। पल्लवी ने कद्दू शीरे में डालकर फिर से छोड़ दिए। दूसरे दिन चमन फिर से पेठे फरोख्त करने निकला। पेठे ले लो, आगरा के पेठे, चमन के लज्जतदार पेठे। एक बार खाओगे बार बार तलब लगेगी। चमन के लज्जतदार पेठे ले लो। लेकिन इस बार कोई भी खरीदार चमन के पास नहीं आया। चमन ताकुब कर रहा था। अरे ये क्या, खरीदार आ क्यों नहीं रहे हैं? चमन शाम तक मुंतजिर रहा, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। कितना मनहूस दिन है, एक भी खरीदार नहीं आया। लेकिन ऐसा क्यों? कहीं पेठे में तो कोई खराबी नहीं है? चमन ने अपना एक पेठा उठाया और उसे चखा। थू 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 थू, इतना बदमजा स्वाद। या अल्लाह, इसीलिए कोई खरीदार नहीं आया। चमन को पल्लवी पर बहुत रश आया। वो सीधे घर गया। पल्लवी, पल्लवी, ये क्या है? ऐसे कोई पेठे बनाता है? कद्दू ठीक से गले भी नहीं है। मुझे जैसा आया मैंने वैसा बनाया, और मैं उस चूल्हे के पास सारा वक्त बैठकर उन कद्दुओं को नहीं पका सकती। मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, मेरा सारा मेकअप बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें अपने मेकअप और हुस्न की पड़ी है, और मेरा कारोबार, उसका क्या? वो आप देखिए, आपका कारोबार है, आप खुद ही पेठे बना लीजिए। तुमसे लाख पेशतर अच्छी न लेनी थी। उसने मुझसे कभी भी बस जुबानी नहीं की, और उसके पेठे कितने लज्जतदार थे। मैं ही बदकिस्मत था जो तुमसे निकाह किया। अगर आपने मुझसे निकाह पेठे बनाने के लिए किया था तो आप मुझे पहले बता देते, मैं निकाह ही नहीं करती। मैं जा रही हूँ अपने बाबा जान के घर। पल्लवी घर छोड़कर चली गई, और अब चमन अपनी गलतियों का एहसास कर रहा था। या खुदा, ये सब मैंने क्या किया? हाय। चमन को खूबसूरती के लालच में अपनी पहली शरीके हयात से शर्मसार होना पड़ा। इसीलिए बच्चों, कहते हैं कि असल खूबसूरती रंगीन नजर के बजाय सीरत में होती है। 18 साल की रूबी अपने वालिदैन की बहुत माशूबा थी। रूबी दिखने में बेहद हसीन जमीन थी, लेकिन रवैये में बेइंतहा नजाकत थी। रूबी अक्सर अपने बाबा का हुलिया बदलकर देहात के घरों में भीख मांगने जाती। बेटा, आज चांद शगफ होगा, बाबा को दावते सुखन दो। इस अंदाज से वो देहात के घरों में खीर पूड़ी नौश फरमाती और बेइंतहा कह लगाती, और अपनी माँ से अर्ज करती, अम्मी जान, आज मैंने दीनदयाल चचा के यहाँ फकीर बनकर खीर पूड़ी खाई। रूबी रात में इब्लिस का चेहरा पहनकर देहात के लोगों को नाखेज करती, और जब कोई खौफ खाता तो कह लगाती। अक्सर लोग रूबी के घर गिले शिकवे लेकर आते। अरे रूबी की अम्मी, आज फिर रूबी ने नागवार हरकतें की हैं। अब वो कह रहा है कि मैं बाहर दाखिल नहीं होऊंगा। समझाती क्यों नहीं हो? इतनी बड़ी रूहें रवा हो रही है, फिर भी चुगल मस्ती से बाज नहीं आती। सब्र चाहती हूँ आपा जान, आज आने दीजिए घर पर, अच्छे से सबक देती हूँ। कभी कभी रूबी के बाबा रूबी से मजाक में कहते, तेरा निकाह एक चेचकदार लड़के से करवा दूंगा। अगर आपने मेरा निकाह शहजादे से नहीं कराया तो मैं ससुराल में शौहर की खूब पिटाई किया करूंगी। इस तरह रूबी का जुगल मस्ती नजरिया था, लेकिन वक्त किसका मुंतजिर होता है, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त था। एक रोज रूबी गर्म दूध फ्रिज में रखने जा रही होती है और उसका पैर फिसल जाता है और गर्म दूध उसके हसीन चेहरे पर छलक जाता है। रूबी का हसीन चेहरा कई जगह से झुलस जाता है। कई दिनों की तीमारदारी के बाद वो दवाखाने से अपने घर आती है और आईने में अपना चेहरा देखकर अश्क बहाती है। बाबा जान, अब मुझसे कोई निकाह नहीं करेगा। मैं देखने में बदबख्त लग रही हूँ।
ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, हम बेइंतहा दौलत उसे पेशे नजर देंगे, लेकिन तुम्हारा निकाह किसी शहजादे दर अमल से करेंगे। एक दिन जब सब सो जाते हैं तो रूबी को ख्याल आता है, अगर बाबा जान किसी लड़के को बेइंतहा दौलत पर से नजर करते हैं तो शायद कोई मुझसे निकाह कर ले, लेकिन मेरी शक्ल देखकर कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। इसीलिए रूबी नदी में कूदकर खुदकुशी करने जाती है। जब वो नदी में छलांग लगाने वाली होती है तभी उसे सच्ची रूह दिखाई देती है। क्या हुआ बच्ची, तुम खुदकुशी क्यों करना चाहती हो? आप मेरे जले हुए चेहरे को देख रहे हैं? ऐसे बदबख्त चेहरे की लड़की से कौन मोहब्बत करना चाहेगा? मोहब्बत खूबसूरती पर एतमाद नहीं है, और ऐसी मोहब्बत जो किसी की खूबसूरती पर एतमाद हो, खूबसूरती के फना होने के बाद वो मोहब्बत भी फना हो जाती है। मुझे इल्म और आदाब वाली बातें जहन में नहीं आती। क्या आप मुझे मेरी माजी खूबसूरती में मुंतकिल कर सकते हैं? मैं तुम्हारी माजी खूबसूरती मुंतकिल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक तिलिस्मी आईना देता हूँ। इस आईने में चेहरा देखकर तुम किसी का भी रूप मुंतखाब कर सकती हो। वो तिलिस्मी आईना लेकर अपने घर तशरीफ लाती है। वो अखबार खोलकर देखती है और तिलिस्मी आईने से कहती है, ए तिलिस्मी आईने, मुझे अखबार में नजर आ रहे हसीन चेहरे में मुंतकिल कर दो। रूबी का चेहरा शहजादी जैसा हसीन जमील हो जाता है। रूबी की खूबसूरती के किस्से दूर दूर से निस्बत आती है। रूबी की खूबसूरती देखकर एक लड़का रूबी से बिना कुछ नजर लिए रूबी से निकाह कर लेता है। चंद दिन तो रूबी की शादीशुदा जिंदगी खुशगवार गुजरती है। रूबी का शौहर हर वक्त उसके हुस्न में मशगूल रहता, लेकिन एक दिन एक हादसा हो जाता है और उसके हसीन चेहरे पर निशान आमादा हो जाते हैं। तब से रूही के शौहर का रवैया नागवार होने लगा। क्या आपके लिए दस्तरखान लगाऊं? मैं खाना तो नोश फरमा लूंगा, फिलहाल तुम मेरी नजरों से दूर रहो। दूसरे दिन वो फिर तिलिस्मी आईने से अपना चेहरा हसीन जमील कर लेती है। रूबी का शौहर रूबी को देखने के बाद अपना रवैया फिर से माजी अहवाल अख्तियार कर लेता है। चलो रूबी, आज हम दोनों कोई फिल्म देखने चलते हैं। रूबी की शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। चंद दिनों बाद रूबी को साइनस नाम का मर्ज हो जाता है, जिससे उसके हसीन चेहरे पर स्याह दाग हो जाते हैं। रूबी के शौहर का रवैया फिर से तल्ख अंदाज ले लेता है। अरे, मैंने तो हसीन परी से निकाह किया था। तुम्हारे हसीन चेहरे पर तो अजीबो गरीब से दाग दिखने लगे हैं। अब से तुम अलग कमरे में रहा करो। रूबी उस दिन बहुत अश्कबार करती है और उसे सच्ची रूह की वो बात जहन में आती है। और ऐसी मोहब्बत जो किसी की खूबसूरती पर एतमाद हो, खूबसूरती के फना होने के बाद वो मोहब्बत भी फना हो जाती है। रूबी तिलिस्मी आईने से अपना माजी हुस्न वापस दरकार करती है। फिर वो नहर किनारे उन्हीं सच्ची रूह से मुलाकात के लिए जाती है। ऐ सच्ची रूह, आज मैं आपकी बात समझ गई और मैंने तिलिस्मी आईने से अपना माजी हुस्न वापस मांग लिया है। आप ये तिलिस्मी आईना रख लीजिए। अब अगर कोई मेरे असली चेहरे से मोहब्बत करता है तो ठीक है, वरना मैं तन्हा ही रहूंगी। किस्सा रीमा का है, जिसकी अम्मी की मौत हो गई थी, लेकिन उसके अब्बू रमेश ने लोगों के कहने पर दूसरी बार निकाह शीला से कर लिया था, जो कि खुद एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। शीला पर जिम्मेदारी थी अपने 2 छोटे भाई और एक बहन की। निकाह के बाद, देखो, मैंने तुमसे निकाह सिर्फ अपनी बेटी रीमा और बेटे सोनू के वास्ते की है। मेरे पास खाने पीने की कोई किल्लत नहीं, घर भी है। तुम्हें सिर्फ इन बच्चों को अम्मी का प्यार देना है और इन दोनों को किसी लायक बनाना है। मुझे मालूम है, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी सी शर्त है कि मैं कभी भी अपने भाई बहन के लिए कुछ करूं तो आप मुझे टोकेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू गरीब हैं। चलो ये भी ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के बाद जो वक्त मिलेगा वो तुम अपने भाई बहनों को दे देना। कुछ दिनों बाद शीला को एक बेटा पैदा होता है। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो शीला ठीक रहती है, लेकिन फिर वो एक रोज रमेश के जाने के बाद उसकी बेगम की वो अलमारी खोलती है
जिसे उसने शीला को छूने तक से मना कर रखा था। तभी वहाँ उसका बड़ा बेटा सोनू आ जाता है। ये क्या है? आप मेरी अम्मी की अलमारी खोलकर क्यों देख रही हैं? अब्बू ने मना किया ना आपको इसे छूने से। शीला को सौतेले बेटे सोनू पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सोच लेती है कि इस वक्त उसे गुस्से से नहीं बल्कि सोच समझकर काम करना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं तो देख रही थी कि तुम्हारे अब्बू के कोई धोने वाले कपड़े तो नहीं हैं। मैं मशीन में चला दूं। वो क्या है ना कि अब्बू को रोज जाना होता है कि नहीं? तो कपड़े तो धुले होने ही चाहिए ना। सोनू को भी नई अम्मी की बात ठीक लगती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक बार जब घर पर कोई नहीं था तो शीला पूरी अलमारी खोलकर देखना शुरू करती है। अरे, ये इतना बड़ा संदूक किस चीज का है? जैसे ही वो संदूक खोलती है, उसमें भर कर गहने रखे होते हैं। शीला का मन उन गहनों को देखकर लालच से भर जाता है। या अल्लाह, इतने सारे गहने! मैं तो सारे गहने रख लूंगी, लेकिन कैसे? इन्हें तो मालूम हो जाएगा। बोल दूंगी कि चोरी हो गए। नहीं 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 नहीं, बेकार में पुलिस का लफड़ा। क्या करूं? हाँ, एक तरकीब है। शीला अगले रोज जब रमेश ऑफिस चला जाता है तो सारे गहने लेकर निकल जाती है सुनार के पास। सुनिए, ये सारे गहने देखकर छाप लीजिए अपने दिमाग में। हूबहू ऐसे ही एक एक नकली गहने बनवाने हैं मुझे। ये कौन सा बड़ा काम है? हो जाएगा, कल शाम को आ जाना। शीला अगले रोज शाम को सारे असली गहने बदलकर नकली गहने रख देती है। कुछ रोज गुजर जाते हैं। एक रोज शीला, सुनिए, मेरी बहन का निकाह है, मुझे कुछ रोज के लिए घर जाना है, बच्चों को भी ले जा रही हूँ। शीला बच्चों को लेकर घर जाती है, जहाँ वो 10 बरस की रीमा से ढेर सारा काम करवाती है। क्या हुआ, जो बच्चा सौतेला है तो बच्चा ही ना शीला। अच्छे शख्स से तेरा निकाह करवाया था, मगर तू तो। देखिए अम्मी, किसी और का बच्चा पालना आसान नहीं, नामुमकिन है। और मैंने ये निकाह सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। ये भाई बहन की फौज जो मेरे पीछे लगा रखी है, उन लोगों के पालन पोषण के लिए है। ये लो गहने। शीला जब अम्मी को गहने दे रही थी तब रीमा उन्हें देख रही थी। रीमा की मासूम आंखें उन गहनों को पहचान रही थी। शीला की नजर रीमा पर पड़ जाती है। अम्मी, ये गहने इनकी पहली बेगम के हैं, लेकिन मैंने हूबहू वैसे ही डिजाइन के नकली गहने अपनी बहन के लिए बनवा लिए हैं। कितने खूबसूरत है ना अम्मी। छोटी बहन का निकाह अच्छे घर में होगा। शीला निकाह के बाद घर आ जाती है। घर आकर वो रीमा से कहती है कि रीमा देखो, तुम 10 बरस की हो गई हो, लड़कियों को घर के सारे काम आने चाहिए। इसी वजह से आज से मैं तुम्हारा स्कूल जाना बंद कर रही हूँ। कल से सारा घर का काम तुम्हें करना है। अब्बू पूछेंगे तो बोल देना कि पढ़ाई नहीं करनी है तुम्हें, समझी? फिर वो बेटे से बोलती है, तुम अब इस काबिल हो गए हो कि घर का खर्चा उठा सको और छोटे भाई को देखो। और सुनो, अब्बू पूछे तो बोल देना कि काम करना चाहते हो। बस अब क्या था, बेटी पूरे दिन घर का काम करती और बेटा पूरे दिन घर से बाहर रहता। पूरे घर में शीला और उसके बेटे का राज चलता था। अरे रीमा, छोटे भाई को दूध दे दे, कब से मासूम भूखा बैठा है। दे दिया था अम्मी। तो क्या पागल हो गया जो रोए जा रहा है? अब तो ज्यादा होशियारी कर रही है रीमा। मेरे बेटे का खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखती है। अम्मी, अब हम सब बड़े हो गए हैं, क्या वो हर वक्त छोटे बच्चों जैसे रोते रहता है? उसको बोलिए नौकरी करे। सोनू भी तो आखिर नौकरी करता है ना? हाँ हाँ करता है, मगर वो पढ़ता भी तो नहीं था ना। अब देख कब से नौकरी कर रहा है, तो फिर तरक्की पाकर इतना कमा भी तो रहा है ना कि उसकी निकाह के बारे में सोचा जाए। मगर अब तो ये लग रहा है कि उसके निकाह से पहले तेरा ही निकाह करना होगा। शीला रीमा का निकाह एक ऐसे घर में कर देती है जहाँ 4 ननद होती हैं। शीला को ऐसा लगता है कि वो सभी मिलकर रीमा को बेहद परेशान करेंगी, लेकिन होता उसका उल्टा है। एक रोज शीला रीमा के ससुराल जाती है, जहाँ उसकी सास, अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ? बस बेटी से यूं ही मुलाकात करने आई थी। हाँ, मगर हमारी बहू तो अभी आराम कर रही है,
बेटियों को बोल देती हूँ खाने पीने का इंतजाम कर देगी। अरे काम करवाया कीजिए बहू से, वहाँ तो मैं सारा काम करवाती थी, ऑफ तक ना करती थी वो। हाँ हाँ, बेहद काम कर चुके हैं मेरी बहू अपने हिस्से का। आप क्यों आई हैं ये बताइए। शीला को सास की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त के बाद शीला के शौहर की मौत हो जाती है। देख, अब तेरे अब्बू तो रहे नहीं, तेरा भी निकाह हो गया है। अच्छा होगा तू इस घर को छोड़ दे। वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरा ही रहेगा। बेटा घर छोड़कर चला जाता है। शीला बड़े मजे में अपने बेटे बहू के साथ जिंदगी जी रही होती है। कोई भी सौतेली औलाद उससे मिलने नहीं जाती थी। लेकिन एक रोज, भाईजान अम्मी कैसी हैं? मालूम नहीं बहन, मैं तो गया नहीं, लेकिन जब से घर से निकाला है बस घर ही बसाने की जद्दोजहद कर रहा हूँ। दोनों भाई बहन अम्मी को देखने के लिए अब्बू के घर जाते हैं, जहाँ वो शीला की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। मुझे एक गिलास पानी दे दो। अरे अम्मी, ये क्या हो गया? आप तो सूखकर कांटा हो गई हैं। ये मेरे कर्मों के ही फल हैं। बहू ने बेटे को मुझसे अलग कर दिया, सारे गहने पैसे सब कुछ ले गई। अब मैं यहाँ एक रोटी तक के लिए मोहताज हो गई हूँ। फिर दोनों भाई बहन अम्मी की देखभाल करते हैं। कहते हैं कि सोने में दौलत होती है, ये किसी की जिंदगी संवार देती है तो किसी की बर्बाद भी कर देती है। आइए सुनते हैं इसी मुहावरे को सच साबित करने वाला एक अफसाना। एक देही इलाके की एक लड़की देही इलाके में अपनी माँ के साथ रहती थी। अपने शौहर के अचानक मरने के बाद बबली की माँ बबली को लेकर अपने भाई अमन सिंह के यहाँ सफर एहतमाम करती है। ले बबली, 2-4 कपड़े और धो दे, फिर खाना नौश फरमा लेना। मामी जान, मैं पहले ही 10 कपड़े धो चुकी हूँ और अब पूरी गठरी फिर ले आई हैं। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ओहो, खाना खाते वक्त पेट में दर्द नहीं होता और कपड़े धोते वक्त हाथ दर्द करने लगे। माँ बेटी को बिल्कुल मुफ्त का खाना खाने को चाहिए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या हुआ भाभी जान, आप हमेशा मेरी दुख्तर को तंज कसती रहती हैं। चल बबली, पहले खाना खा ले, सहर से भूखी है। बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। मुमानी का खून खौल जाता है। बबली की मुमानी को बबली और उसकी माँ नागवार गुजरती थी। वो किसी तरह से इन दोनों से निजात पाना चाहती थी। शाम को जब खाना बनाते वक्त बबली मुंह धोने चली गई तो मुमानी चुपके से रसोई में घुसती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर में उनके मामू जान और उनका भाई नौकरी से लौट आए और खाना नौश फरमाने लगे। ये खाना आज किसने बनाया है? इस कहर जद मिर्ची डाली जाती है क्या? तुम्हारी भांजी ने बनाया है। आज जब मैंने बबली से 2-4 कपड़े धोने के लिए कह दिया था तो तुम्हारी बहन मुझ पर ऐसे चिल्लाई जैसे मुझे खा जाएगी। आज खाने में मिर्ची डाली है, कल ना जाने क्या क्या डालेगी। मैं तो कहती हूँ बाहर कर दो इन दोनों को, हमारे सर से ये बोझ तो उतारो। बबली के मामा जान अपनी बीवी के बहकावे में आ जाते हैं। तुम दोनों लोग इस घर से बाहर निकल जाओ, हमारे अपने बहुत अखराजात हैं, हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भाईजान हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। माँ का वो चाकू, वो पुरानी कुटिया। आप मुझसे ये घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये लो माँ का पुराना चाकू, ले जाओ। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और पुराने ख्यालों के सहारे ही जिंदगी गुजार लेना। यहाँ से निकल जाओ। बबली की माँ और बबली शब में ही कपड़ों की पोटली लेकर दूसरे सफर पर निकल पड़ते हैं। अम्मी जान, अब हम कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरी एक लीला नाम की अजीज दोस्त थी। उसका ससुराल शायद 5 मील दूर मीरपुर देही इलाके में है। उसी के पास चलते हैं बेटा। लेकिन मालूम नहीं कि वो मुझे पहचानेगी या नहीं। अल्लाह जाने, बहुत वक्त गुजर चुका है। माँ बेटी कुछ दूर तक चलते रहे।
जब थक गए तो एक पत्थर के साए में सो गए। सहर होने पर बबली को बहुत जोर से भूख लगी। माँ, बहुत शदीद भूख लगी है। वो देख, सामने एक आम का पेड़ है, उस पर कच्चे आम लगे हैं। वहीं से कुछ आम तोड़ ला। बबली दरख्त पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लेती है। जैसे ही वो चाकू से आम को काटती है, आम सोने का बन जाता है। ये क्या हुआ माँ? लगता है आपकी माँ के चाकू में कोई तिलिस्मी शय है। हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें मीरपुर ही चलना चाहिए। बबली और उसकी माँ मीरपुर पहुंचकर सोने को फरोख्त करते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। बबली की माँ हाथों हाथ बबली की शादी कर देती है। वो बबली को ससुराल नहीं भेजती। बबली का शौहर घर दामाद बनकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। एक दिन जब बबली की अजीज दोस्त लीला अपने मायके गई, तो उसने देही इलाके के लोगों को बबली और उसकी माँ के बारे में जिक्र किया। बबली की उमानी लीला की बातें सुनकर हैरान हो गई। उस रात अमन सिंह घर लौटा तो वो उनसे बोली, सुना है आपने जो अपनी बहन को चाकू दिया था, वो कोई तिलिस्मी चाकू है। उससे कोई भी चीज काटिए वो सोने में तब्दील हो जाती है। किस्मत ही खराब है हमारी, इतना कीमती चाकू आपने उनको दे दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं उस चाकू को किसी बहाने से अपने घर ले आऊंगा। अमन सिंह माँ के चाकू की तरह एक चाकू तकमील करवाता है। वो एक चूहा अपने साथ लेता है और एक दिन बबली के घर पहुँच जाता है। बबली की माँ उस दिन घर पर तन्हा थी। सलाम अलैकुम आपा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाईजान, अब हम अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। अमन सिंह ने देखा कि तिलिस्मी चाकू पास की मेज पर ही रखा है। वो अचानक ही अपनी जेब से चूहा निकाल देता है। इतने में ही अमन सिंह चाकू को बदल देता है। अरे अरे अरे, मुझे माफ करना, पता नहीं चूहा मेरी जेब में कहाँ से आ गया, शायद रास्ते में घुस गया होगा। अच्छा आपा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह फरेब से अमन सिंह तिलिस्मी चाकू को लेकर अपने घर पहुँचता है। वो तिलिस्मी चाकू से ढेर सारा सोना दस्तयाब करता है। ज्यादा दौलत आने की वजह से अमन सिंह का बेटा बर्बाद हो जाता है। वो लोग जल्दी ही बहुत ही दौलतमंद बन जाते हैं। वो जुआ, शराब और मस्तीखोरी में मुब्तला हो जाते हैं। एक दिन विनोद जब अपने घर लौटा तो अमन सिंह उससे बोला, विनोद, ये कोई घर आने का वक्त है? तुम बहुत पैसे बर्बाद करने लगे हो और अपनी हालत तो देखो जरा। जब घर में सोना देने वाला चाकू है तो मैं पैसे की फिक्र क्यों करूं? लाओ चाकू मुझे दीजिए, मुझे और सोना चाहिए। तुम्हें चाकू नहीं मिलेगा और कल से तुम कहीं भी नहीं जाओगे। बाबा जान, मुझसे बहस मत करिए, चाकू मुझे दीजिए। नहीं दूंगा। अमन सिंह और विनोद चाकू के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं। गलती से चाकू विनोद के पेट में चला जाता है। चाकू घुसते ही विनोद सोने का बन जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी जिस्त बर्बाद हो गई। मैंने चाकू से अपनी किस्मत फोड़ ली। मेरी इकलौती औलाद मेरे हाथ से चली गई। अब ये दौलत मेरे किस काम की है?